Hello student, this is Krishna sir. Welcome back to second class of solid state chapter. तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया था और थोड़ी मोड़ी डेफिनेशन भी हम लोग ने देख लिए थे, जैसे एलेक्ट्रॉन्स हम लोग ने पढ़ा था और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस, और हम लोग ने आइसोमॉर्फस सब्सटेंस एनिसोट्रॉपी क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. Classification of crystalline solid. तो बेटा जब मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स तो कुछ भी हो सकते हैं. दिस कैन बी एन एटम, दिस कैन बी एन आयन, और दिस कैन बी और व्हाट, मॉलिक्यूल. सो ऑन दैट बेसिस ओनली वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो राइट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ constituent particles, on the basis of constituent पार्टिकल्स बेटा एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. ऑन दैट बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, वन इज कॉल्ड एज आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. ठीक है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे. क्लियर है? सो ड्रॉ द टेबल, और बेटा यहां पे पहले लिख दो, यहां पे लिख दो टाइप ऑफ सॉलिड. यहां पे क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ सॉलिड. ठीक है, इस वाले कॉलम में राइट डाउन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है. यहां पे बेटा उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन देम, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और यू कैन से बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, बॉन्डिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहां पे बेटा फिजिकल नेचर, यहां पे उसका एग्जाम्पल लिख दो, और लास्ट में लिख दो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर है? ओके, तो पहला हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज व्हाट, मॉलिक्यूलर सॉलिड. Okay, so when I say about molecular solid, in molecular solid the constituent particles are what, molecules. ठीक है. तो बेटा molecular solid में constituent particles क्या होते हैं, molecules होते हैं. Now these molecular solids are further classified into 3 types. One is called as non-polar molecular solid, एक को बोलता हूं मैं पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्लियर है मेरी बात? ये दैट मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड इज फर्दर क्लासिफाइड टू 3 टाइप, non-polar, polar and hydrogen bonded. ठीक है. In all of this non-polar, polar and hydrogen bonded, the particles presence are what, molecules. तो बेटा पहले हम पढ़ते हैं non-polar molecular solid. In non-polar molecular solid, the attractive force or bonding is what? It's a very weak van der Waals force of attraction, which is called as London force. London force, or it is also called as dispersion force. तो बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज लैंडन फोर्स, और डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट होता है. फिजिकल नेचर, देखो मोस्टली ये जो सॉलिड होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मोस्टली गैसियस फॉर्म में होते हैं. मैंने क्या किया, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया है और उसको मैंने जबरदस्ती ना सॉलिड में कन्वर्ट किया है.
बाय अप्लाइंग व्हाट, हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो मैंने कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने ले लिया, एग्जांपल पे मैं लिख देता हूं, सपोज मैंने ले लिया आर्गन, मैंने लिया बेटा आर्गन, लेकिन यहाँ पे आर्गन कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आर्गन तो गैस होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मैंने प्रेशर अप्लाई किया, उसका मैंने टेम्परेचर कम किया, जिसकी वजह से वो मेरा सॉलिड जो मेरा गैस था किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। या फिर हाइड्रोजन ले लो H2, लेकिन ये सब कौन से फेज में, सॉलिड फेज में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दिस इज ऑल्सो व्हाट, नॉन पोलर। तो ये सब को मैंने किस में कन्वर्ट किया, सॉलिड में कन्वर्ट किया बाय अप्लाइंग व्हाट, हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज व्हाट, लंडन फोर्स और व्हाट, डिस्पर्शन फोर्स। फिजिकल नेचर बेटा जबरदस्ती, क्योंकि रूम टेम्परेचर में तो दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसको तुमने जबरदस्ती कन्वर्ट किया सॉलिड में बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इसलिए इनका फिजिकल नेचर क्या रहेगा, दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। क्लियर है मेरी बात। और बेटा मेल्टिंग पॉइंट तो वेरी लो, मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या रहेगी, बहुत लो रहेगी। क्या है मेरी बात, क्लियर है। पहला नॉन पोलर सॉलिड, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर व्हाट, लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स। फिजिकल नेचर इज सॉफ्ट इन नेचर, एग्जांपल आर्गन और H2 और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट, वेरी लो। कम टू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। व्हेन आई से अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट आर dipole force of attraction, dipole force of attraction। दैट मीन्स वहां पे क्या रहेगी, पोलैरिटी रहेगी, दो पोल डेवलप होंगे, एंड देन देयर एग्जिस्ट व्हाट, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिकल नेचर बेटा सेम, दे आर व्हाट, सॉफ्ट इन नेचर। क्लियर है। एग्जांपल HCl सॉलिड फॉर्म में लिखी, ठीक है, HCl सॉलिड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। HCl is in solid form, sulfur dioxide in solid form. In this, they have what, dipole force of attraction। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बेटा इनकी क्या होती है, लो होती है। इनकी तो बहुत ही ज्यादा लो होती है, इनकी लो होती है। They also exist in the form of what, गैस। तुमने इसको जबरदस्ती सॉलिड में कन्वर्ट किया है। ओके। एंड लास्ट इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा जैसे ही नाम दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसमें बेटा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है मेरी बात। ओके। ये इनके कंपैरिजन में दे आर व्हाट, हार्ड इन नेचर, है ना। इनके कंपैरिजन में नॉन पोलर एंड पोलर के कंपैरिजन दे आर व्हाट, हार्ड इन नेचर। द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, आइस। दैट मींस वाटर इज इन व्हाट, सॉलिड फॉर्म, है ना। और एमपी इनकी भी क्या रहेगी, लो ही रहेगी। क्लियर है मेरी बात ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन विच दे आर फर्दर डिवाइडेड 3 पार्ट, नॉन पोलर, पोलर एंड व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर है। ओके, इसको लिख लो, फिर हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, आयोनिक सॉलिड। ठीक है। तो बेटा इसको रब करता हूं मैं, राइट डाउन आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। ओके। तो जब मैं बेटा आयोनिक सॉलिड की बात करता हूं, सेकंड इज व्हाट, आयोनिक सॉलिड। इन आयोनिक सॉलिड द constituent particles are what, the constituent particles are ions, the constituent particles are what, constituent particles are what, ion। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा constituent particles क्या होंगे मेरे, ions होंगे। ओके। व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंस दे आर द आयन, तो बेटा वहां पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वहां पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोल सकते हो, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है मेरी बात। सो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अभी देखो फिजिकल नेचर, दे आर हार्ड इन नेचर बट ब्रिटल, दे आर हार्ड इन नेचर बट व्हाट बेटा, ब्रिटल। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इनकी बात करूं, एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ZnS हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रिकल नेचर के ऊपर भी पूछ सकते हैं।
सो एक चीज याद रखना, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जरा यहाँ पे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करता हूँ, अच्छा इसके पहले वाले केस जो हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें तो ऑल आर व्हाट इंसुलेटर, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है ना, उसमें एक कॉलम तुम ऐड कर देना, ऑल आर व्हाट इंसुलेटर, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो इन सॉलिड फॉर्म दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are bad conductor of what? Electricity. Now since the constituent particles are ion, but why they are bad conductor of electricity? Because the ions are not free. Ions बेटा ionic solid में ions अभी free नहीं है, because they have what? Force of attraction, they have electrostatic force of attraction, ठीक है, तो इसके वजह से ions free नहीं है, that's why in solid state they are what? Bad conductor of electricity. लेकिन जब मैं molten या फिर aqueous state की बात करता हूँ, in molten और aqueous state, in molten or aqueous state they conduct electricity, तो बेटा ऐसा क्या हो गया कि मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में आयंस बिकम फ्री फॉर द कंडक्शन ऑफ व्हाट? करंट, ठीक है, आयंस फ्री हो जाते हैं और फिर वो क्या करेंगे? करंट कंडक्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो एक क्वेश्चन ऐसा जा सकता है कि व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म एंड गुड कंडक्टर इन एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट, उसका आंसर क्या रहेगा कि इन एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में आयंस बिकम फ्री फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, बट इन सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? एग्जांपल बेटा NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है, ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट? हाई। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आयनिक सॉलिड हो गया, इजंट इट? ओके, ये लिख लो। अब इसी में लिखो थर्ड, राइट डाउन, यहां पे बेटा लिख देता हूं थर्ड, कोवेलेंट सॉलिड। Now covalent solid is also called as what? They are called as network solid. Network solid. Clear है? What about the constituent particles? So बेटा constituent particles are atoms. Constituent particles are what? In covalent solid they are what? Atoms. And what about the force of attraction or bonding? So they have what? Covalent bond. ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और देखो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो मैंने आयनिक कंपाउंड का लिखा, आयनिक सॉलिड्स का लिखा था, ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर हैं इन कोवेलेंट सॉलिड, सो दे मोस्टली बिहेव एज अ व्हाट? इंसुलेटर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे मोस्टली बिहेव एज अ व्हाट? इंसुलेटर, ठीक है। सो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी? इनकी इंसुलेटर रहेगी। और अगर मैं फिजिकल नेचर की बात करूं, so physical nature is what? Physical nature, they are what? Hard, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी आता है, जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैंने एग्जांपल लिखा, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड का, तो एग्जांपल में बेटा तुम क्या लिखोगे? डायमंड हो गया, इट इज अ व्हाट? कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। कॉर्ड हो गया, SiO2, कॉर्ड हो गया, सिलिका हो गया, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट। अब देखो ये जो तीनों बंदे हैं, दे आर अ व्हाट? इंसुलेटर एंड दे आर व्हाट? हार्ड इन नेचर। लेकिन जब मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं तो ग्रेफाइट इज व्हाट? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज व्हाट? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट बेटा, ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और उनके 2pz ऑर्बिटल, जो कार्बन का 2pz ऑर्बिटल होता है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच आर व्हाट? इजिली डिलोकलाइज्ड, ठीक है, वो इजिली डिलोकलाइज हो सकते हैं, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज व्हाट? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डायमंड के केस में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और वहां पे एकदम परफेक्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, दैट्स व्हाई डायमंड व्हाट? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब मैं ग्रेफाइट की बात करता हूँ तो ग्रेफाइट के 2pz ऑर्बिटल में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स यू कैन से, विच कैन बी इजिली मूव्ड अलोंग दैट शीट। क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो शीट जैसा होता है, हेक्सागोनल शीट्स होते हैं, तो दे कैन इजिली फ्लो इन देयर शीट,
तो दैट्स व्हाई ऑन देयर शीट दे कैन कंडक्ट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है मेरी बात? तो याद रखना ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। साथ में ग्रेफाइट जो होता है, अगर फिजिकल नेचर बोलूं तो ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है, सॉफ्ट इन नेचर भी होता है, ठीक है। अगर फिजिकल नेचर की बात करूं तो ग्रेफाइट इज व्हाट, इट इज सॉफ्ट इन नेचर। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इनका भी बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूव ऑन टू लास्ट वाला, फोर्थ वाला। तो ये ऊपर वाला बेटा रब करता हूं, ठीक है। तो लास्ट वन इज व्हाट, इट इज अ मेटालिक सॉलिड। इट इज व्हाट, इट इज अ मेटालिक सॉलिड। सो राइट डाउन मेटालिक सॉलिड। ओके, मेटालिक सॉलिड। तो अगर बेटा मैं मेटालिक सॉलिड की बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर metal ions present in a sea of delocalized electron. Present in a sea of what? Delocalized electron। मतलब आयंस है और बहुत सारे अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल के अंदर तो वैसे भी क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो बेटा बहुत सारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर क्या है, मेटल आयन है। दैट इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटालिक बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटालिक बॉन्डिंग। फिजिकल नेचर बेटा पता ही है, क्या होंगे, हार्ड होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स आर व्हाट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल्स आर व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे चाहिए तो ये फिजिकल नेचर हो गया, और यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या लिखोगे, है ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, मेरी बात क्लियर है ना। मेटल्स आर व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी बेटा एग्जांपल अपने को मालूम है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, दीज आर व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल्स हो गए मेटल्स के। मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई, ठीक बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है, isn't it? So these are the four types of solid which are crystalline in nature and they are classified on the basis of what, constituent particles. तो पहला क्या था बेटा, molecular solid था, सेकेंड वाला ionic solid, थर्ड वाला covalent solid and फोर्थ वाला is what, metallic solid। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्रिस्टल लैटिस। अब थोड़ा सा जो चैप्टर है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। अब मोस्टली हमें क्या करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर थोड़े बहुत बनाने पड़ेंगे और अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको मैं रब करता हूँ एंड नाउ राइट डाउन क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो बेटा ये पूरा रब कर देता हूँ मैं। राइट डाउन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। सो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस बेटा क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम्हें। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है? तो यहां देखो, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस? राइट डाउन क्रिस्टल लैटिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्पेस लैटिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3D लैटिस, ठीक है। अब ये जो बेटा स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल लैटिस का, स्पेस लैटिस और 3D लैटिस का, दिस इज व्हाट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। यहां पे पॉइंट का मतलब बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, जिससे वो सॉलिड बना होगा, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। इज कॉल्ड एज व्हाट,
क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस मतलब जैसे कोई टुकड़ा हो गया, जैसे लेटर सपोज कोई सॉल्ट का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, अब वो जो मैं टुकड़ा लिया हूं वो तो एक लैटिस है, लेकिन वो टुकड़ा किससे बना हुआ है, उसमें ना छोटे छोटे क्यूब्स होंगे विच इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। ठीक है, जो क्यूब्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज यूनिट सेल, और वो यूनिट सेल ही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता है अंदर क्रिस्टल लैटिस में। तो यूनिट सेल ऊपर भी होगा, जो एक यूनिट सेल होगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा, उसके नीचे भी यूनिट सेल होगा, उसके लेफ्ट में भी यूनिट सेल होगा, उसके राइट में भी यूनिट सेल होगा, उसके टॉप में भी यूनिट सेल होगा, बॉटम में भी होगा। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह क्या रहेगा, यूनिट सेल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जब ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होता रहेगा तो उससे जो एक पूरा अरेंजमेंट मिलता है उसी को मैं क्या बोलता हूं, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया वॉल, तो वॉल अगर तुम्हारी क्रिस्टल लैटिस है तो वॉल किससे बना हुआ है, ब्रिक्स से बना हुआ है। ब्रिक्स ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेटर सपोज ब्रिक्स ऊपर रिपीट हो रहे हैं, लेफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, राइट में रिपीट हो रहे हैं, बॉटम में रिपीट हो रहे हैं, अगर वो फ्रंट में भी रिपीट हो जाते हैं, बैक में भी रिपीट हो जाते हैं, तब मैं बोलूंगा टोटली वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस में। तो वॉल अगर मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टल लैटिस है तो जो ब्रिक होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट सेल। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, तो देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस दिखता कैसा है, ये जरा देख लेते हैं। ये देखो, सपोज करो ये बेटा पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तुम्हारे, पॉइंट्स मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये एकदम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, और इनके बीच बीच में कुछ पार्टिकल्स और हैं, एक यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, ये यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अब यही क्या होते हैं, जब पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तुम तो तुम्हें क्या मिलेगा, पूरा एक जनरेट जो पूरा होगा यहाँ पे सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। देखो मैं क्या करता हूं, मैं बेटा क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, इससे ज्वाइन कर देता हूं, इससे और इससे। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, और देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट को बराबर। अच्छा, अब देखो क्या करो, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करो, ये मैं इसको इससे ज्वाइन कर रहा हूं, इससे ज्वाइन कर रहा हूं, और बेटा इससे ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ये नहीं, इसको तुम्हें इससे ज्वाइन करना था, एक मिनट। ये सपोज यहां पे थे पार्टिकल्स। ठीक है, मैं बेटर क्या करता हूं, इसको हाँ, इस वाले पॉइंट को तुम इससे ज्वाइन करो। ओके, इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूं, इससे ज्वाइन करता हूं, और इससे ज्वाइन करता हूं, ये देखो। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इससे ज्वाइन किया, इसको बेटा इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और इसको इससे ज्वाइन किया। ठीक है, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें एक क्यूब मिल रहा है ना, एक क्यूब मिल रहा है बराबर। अब देखो बस इसी को मैं क्या करूं, अब देखो यही क्यूब ना आगे भी एक्सटेंड होते जाते हैं, यही क्यूब पीछे भी एक्सटेंड होते जाएंगे, यही आगे भी एक्सटेंड होते जाएंगे, यही क्यूब ऊपर भी रहेंगे, और यही क्यूब कहां पर रहेंगे, नीचे भी रहेंगे। तो बार बार ये क्यूब्स क्या होते जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो अगर क्यूब्स को अगर देखो तुम्हें रिपीट करना तो क्या करो, ये लाइन एक ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो ये लाइन, और देखो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? अच्छा, और देखो इसको मैंने इससे कनेक्ट कर लिया बराबर। ये देखो इसको मैं इससे कनेक्ट कर लूंगा, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे कितने क्यूब दिखने लगे, एक ये दिख रहा होगा, एक ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, आगे भी अब ऐसी प्रोसेस पूरा चालू है, पीछे साइड भी ऐसी क्यूब्स बन रहे हैं, इसके इस साइड भी क्या हो रहा है, क्यूब्स बन रहे हैं, यहाँ भी लेफ्ट में राइट में हर जगह ना बार बार ये क्या हो रहा है, क्यूब्स बनते जा रहा है। तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, क्रिस्टल लैटिस बोलता हूँ। क्लियर है मेरी बात ये? ओके, तो अब देखो ये क्रिस्टल लैटिस बन किससे रहा है, जब मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट्स को बेटा जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं, दिस पॉइंट्स आर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, लैटिस पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट।
सो अगर मुझे लैटिस पॉइंट को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट बेटा क्या होता है, द constituent particles, that means the points which are present in crystal lattice, is called as lattice point। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो अब देखो, अब मैं बार बार ये 3D स्ट्रक्चर्स तो बनाऊंगा नहीं, है ना। अगर मुझे क्रिस्टल लैटिस की स्टडी करनी है तो मैं बार बार ऐसे खतरनाक 3D स्ट्रक्चर्स तो बनाऊंगा नहीं। तो मुझे क्या करना है, मैं इसका जो एक जो पार्ट होता है, एक जो क्यूब होता है, मैं उसको निकाल के मैं उसकी स्टडी करूंगा। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर किसकी रहेगी, पूरे क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वही बंदा तो बार बार रिपीट हो रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह वही तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर किसी भी क्रिस्टल लैटिस की स्टडी करनी है तो मैं मोस्टली किसकी स्टडी करूंगा, उसका जो एक क्यूब है मैं उसकी स्टडी करूंगा। ठीक है, तो इसमें बेटा जो एक क्यूब है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं यूनिट सेल बोलता हूं। इसी को मैं क्या बोलता हूं, यूनिट सेल बोलता हूं। क्लियर है मेरी बात? सो राइट डाउन यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, मतलब ये यूनिट सेल ही क्या होता है, बार बार रिपीट होता रहता है, जिससे क्या बनता है, तुम्हारा क्रिस्टल बनता है। सो राइट डाउन यूनिट सेल। इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं, अब थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेल, यूनिट सेल, तो देखो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल जो यूनिट सेल बेटा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्रिस्टल लैटिस में, और उसी से पूरा क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस। सो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस in space is called as unit cell, is called as unit cell। ठीक है, तो ये बंदा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूंगा ब्रिक मेरा क्या है, यूनिट सेल है, और ब्रिक बार बार रिपीट हो रहा है, पूरी वॉल जो बन गई दैट इज व्हाट, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो चलो यूनिट सेल मतलब एक छोटा सा क्यूब, ठीक है, जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। तो बेटा मैं एक क्यूब बना रहा हूं, मैंने क्यूब बनाया है। ठीक है, अगर मुझे इस क्यूब को डिफाइन करना है, अगर बेटा मुझे इस क्यूब को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये क्यूब को डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं एक क्यूब की बात करूंगा तो बेटा एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, दिख रहा होगा तुम्हें, ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तुम्हें यूनिट सेल की स्टडी करनी है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिस रूम में तुम बैठे हो। ठीक है, जिस रूम में बेटा तुम बैठे हो वो एक क्या होगा, तुम्हारा यूनिट सेल, उसको एज्यूम करके चलो। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे यूनिट सेल बनाऊंगा, तुम अपने आप को ऑलवेज देखना कि तुम कहाँ पे हो। तुम अपने रूम में रहोगे तो वो रूम को ऑलवेज तुम कंसिडर करना कि वो तुम्हारा यूनिट सेल है। और फिर मैं बोलूंगा कि भाई रूम में कितने, ये यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो तुम देखोगे रूम में कितने कॉर्नर्स हैं, ऊपर देखोगे 4 कॉर्नर्स तुम्हें ऊपर मिलेंगे, 4 कॉर्नर्स कहाँ पे मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। फिर मैं तुम्हें फेस बोलूंगा, भाई क्यूब में कितने फेस होते हैं, यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं। फेस मतलब ये जो, जैसे ये एक फेस हो गया, दीवार एक साइड की फेस हो गई। ठीक है, तो किसी क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो तुम बोलोगे 6 फेजेस होते हैं। तुम देख लो, ऊपर की जो छत हो गई और नीचे का जो फ्लोर हो गया 2, एक ये वाला 3, एक सामने वाला 4, एक 5 और ये वाला क्या 6, है ना। तो ऐसे फेजेस होते हैं, एजेस होते हैं। एजेस भी तुम देख लो, एजेस क्या होते हैं, ये एक पॉइंट जो दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करता है। जैसे इस रूम की, मैं अपने रूम की बात करूं तो ये एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट जो है, ये एक एज हो गया, है ना, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो बेटा एक साइड तुम्हें कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है।
ठीक है, ऐसे 5 6 7 8 ऐसा पूरा करोगे तो तुम्हें टोटल कितने एजेस मिलेंगे? 12। तुम अपने रूम में ही देखो, तुम्हें सब मिलता जाएगा। क्लियर है? तो उसके ऊपर तो हम डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी देखो अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करता हूं तो दिस यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय टू थिंग्स। दिस यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय बेटा टू थिंग्स। इसको बोलता हूं लेट अस सपोज ये अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, ये सपोज वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और बेटा ये ऊपर वाला सपोज जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अगर मुझे यूनिट सेल को डिस्क्राइब करना है तो यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय पहला एक्सिस एक्स वाई जेड, है ना, और ये एक्सिस के अलोंग में इनके एजेस आएंगे। ठीक है, एज लेंथ जिसको हम बोलते हैं, मतलब एज लेंथ मतलब जो दो कॉर्नर्स होते हैं उनको अगर तुम कनेक्ट करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? एज लेंथ। अलोंग एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। तो देखो ये एक एज लेंथ हो गया, ये बेटा दूसरा हो गया, और ये यहां से लेके यहां तक, ये तुम्हारा कितना? तीसरा हो गया। ठीक है, तो एज लेंथ अलोंग एक्सिस एक्स वाई जेड, जिसको मैं क्या बोलता हूं? ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो सपोज करो यहां से यहां तक मैं क्या बोल रहा हूं? ये मेरा ए है, यहां से यहां तक एज लेंथ कितना? ए है। यहां से यहां तक ये मेरा क्या है? बी है, और ये वाला मेरा क्या है? सी है। क्या है? मेरी बात क्लियर है? बराबर, ए बी सी। अब देखो ये ए बी और जो सी है इनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेशियल एंगल। एज लेंथ जो होते हैं बेटा उनके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, तो इंटरफेशियल एंगल जैसे मैंने बी और सी के बीच में मैंने बोला, तो इसको मैं अगर मैं अल्फा लेता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या ले लूंगा? बीटा, और इसको मैं क्या ले लूंगा? गैमा। सो यहां पे लिखो सेकंड इज इंटरफेशियल एंगल बिटवीन बी और सी के, बेटा तुमने क्या लिया? बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा, और ए और बी के बीच में गैमा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? इंटरफेशियल एंगल। और एक्सिस में जो उनके एज लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं? ए बी सी। सो दिस एज लेंथ ए बी सी और ये जो एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं डिटेल स्टडी करूंगा तो मुझे यूनिट सेल के बारे में कंप्लीटली स्टडी हो जाएगी। ठीक, अगर मैंने बोला कि ऑल एजेस आर इक्वल, अगर बेटा मैंने बोला ऑल एजेस आर इक्वल, मतलब ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ओके, और मैंने बोला ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज ऑफ और 90 डिग्री, अल्फा बीटा गैमा तीनों अगर बेटा मैंने 90 डिग्री का बोल दिया, ठीक है, तो ये परफेक्ट मेरा यूनिट सेल क्या बन जाएगा? एकदम परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके, तो इतना कर लो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम फिर यूनिट सेल की थोड़ी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलो बाय, टेक केयर।